हम मानव जनन तंत्र पढ़ रहे हैं और मानव जनन तंत्र में आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया गया था। आज जो है हमें क्या पढ़ना था कि आज हमें पढ़ना क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र क्या होते हैं। यानी आपको बताया गया कि जनन क्रिया में नर और मादा दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें से हम पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होते हैं। तो देखो आपको बताया गया था जो नर जनन तंत्र हैं वह 4 चीजों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? 4। ये पिछले लेक्चर में भी मैं बताया था। वो कौन कौन होते हैं? एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी सहायक नलिका होती है और सहायक ग्रंथियां होती हैं, और बाद क्या होता है? जननेंद्रिय होता है। क्या होता है? जननेंद्रिय होता है। बाह्य जननेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जो बाहर से दिखाई देता है। और बाकी ये 3 क्या होती हैं? ये शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है ना? बताया गया था हम उसमें सबसे पहले हमने शुरू में ही क्या पढ़ लिया था, जो मानव में क्या पाया था? एक जोड़ी वृषण। और बताया गया था कि एक जोड़ी जो वृषण होता है वो क्या होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि यह क्या है? मानव जो नर का जनन अंग है, जिसमें यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये क्या है? वृषण कोश है। ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग क्या है? वृषण कोश है। और इसी वृषण कोश के अंदर कौन स्थित होता है? वृषण। क्या होता है? वृषण। इसको पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में भी बता दिया गया था, और ये भी बताया गया था ये जो वृषण होता है वह क्यों शरीर से बाहर होता है। यानी नर जनन तंत्र में जो है वृषण जो है, जो वृषण कोश होता है वह शरीर से बाहर होता है, वो शरीर के अंदर नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? नर युग्मक यानी जो शुक्राणु है उसको बनने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? यानी 3 डिग्री या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर कम चाहिए। तो ऐसे में शरीर से ये बाहर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। ये सारी चीजें जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा दी गई है, आप लोग वहां जाके देख लेना। तो ये भी बताया गया था कि जो ये शरीर से बाहर कब आता है, यानी नर जनन में, नर जनन तंत्र में जो है जो वृषण है या वृषण कोश है वह नर के शरीर में बाहर कब आता है? मां के गर्भ में। जब मां के गर्भ में नर शरीर का निर्माण होता है और बच्चा कितने माह का लगभग हो जाता है? गर्भ में 7 माह का होता है। उसी समय जो है एक हार्मोन्स कार्य करता है, जिस हार्मोन्स के कारण ये क्या होता है? शरीर से बाहर हो जाता है। हार्मोन्स कौन सा है? हार्मोन्स का नाम लिखना चाहते हो तो लिख लेना आप लोग। FSH यानी इसको जो है फुटका प्रेरक हार्मोन्स भी कहा जाता है। फुटका प्रेरक हार्मोन्स कहा जाता है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किसको बताया जा रहा है? ये जब शरीर से बाहर होता है, जब मां के गर्भ में कितने 7 माह का जब होते हैं हम लोग, यानी जब बच्चा क्या होता है, जो मान लो कि लड़का मां के गर्भ में उसके शरीर का सृजन हो रहा है और वो कितने माह का मां के गर्भ में हो गया है? 7 माह का। तो उसी समय कौन सा हार्मोन काम करता है? FSH। इसको का दूसरा इस हार्मोन का नाम क्या है? हिंदी में क्या कह सकते हो? फुटिका प्रेरक हार्मोन्स। क्या कहोगे? फुटिका प्रेरक हार्मोन्स। और ये फुटिका प्रेरक हार्मोन्स कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एक चीज और बताया गया था, अगर मान लो ये हार्मोन्स जो है, अगर मां के गर्भ में बच्चे का शरीर का सृजन हो रहा है और उस समय क्या हुआ, इस हार्मोन्स का स्राव ही नहीं, तब क्या होगा? क्या होगा? तो वृषण बाहर आएगा शरीर से? नहीं आएगा। और जब शरीर से बाहर नहीं आएगा, शरीर के अंदर ही वृषण हो गया, यानी वृषण कहाँ रह गया? शरीर के अंदर। तो ऐसे में क्या वो बालक जो है
जनन योग्य बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसके शरीर में स्पर्म का निर्माण ही नहीं होगा, तो जनन योग्य बनेगा नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है? जो मान लो इस स्थिति को जानते हो क्या कहा जाता है? जनन अयोग्यता कहा जाता है, नर जनन अयोग्यता कहा जाता है, यानी उसके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इस परिस्थिति को जो है क्रिप्टोकिडीज में भी कहा जाता है। कहीं नोट कर लेना, अगर मान लो कि किसी बच्चे के शरीर में क्या है, अरे बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, देखते हो ना, कोई अंग ही नहीं रहता, कुछ ऐसे से दिक्कत आती है ना। तो मान लो कि कोई बच्चा जन्म लिया और उसके अंदर क्या, ये शीशन दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन सा भाग नहीं है, ये वाला भाग बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस परिस्थिति का नाम लिख लेना आप लोग, कहा जाता है क्रिप्टोकिडिज्म। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोकिडिज्म। अगर अब देखो, क्या एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई बच्चा जन्म ले लिया, आप बताओ उसे हम जनन योग्य बना सकते हैं? नहीं बनाया जा सकता है। जैसे पहले जो है कि सुविधा नहीं थी, और आज क्या है, आज जो है साइंस बहुत आगे है। अरे उसमें क्या किया जाएगा, शल्य चिकित्सा द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा उससे क्या कर दिया जाएगा, उसके वृषण को उसको क्या कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब शरीर से, क्योंकि उसके अंदर वृषण तो है लेकिन कहाँ है, शरीर के अंदर, और शरीर के टेम्परेचर के कारण उसमें स्पर्म नहीं बन रहा है। और जैसे उसे ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया गया तो शरीर की टेम्परेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब शरीर की टेम्परेचर कम होगी तो उसमें क्या होगा, शुक्राणु बनने चालू हो जाएगा, फिर वो जो नर है वो जनन योग्य बन जाएगा। अब एक चीज बताओ, लगभग मैंने ये भी बता दिया था पिछले लेक्चर में कि लगभग जितने जंतु पाए जाते हैं उन सब में वृषण क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। लेकिन हाथी में क्या बताया गया था कि हाथी के शरीर में जो वृषण है वो कहाँ पाया जाता है, शरीर के अंदर, फिर भी वो क्या होता है, जनन योग्य होता है। तो जो हाथी के शरीर का टेम्परेचर है वह कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और शुक्राणु के निर्माण के लिए कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी टेम्परेचर ठीक जो है कितना होता है, जितना चाहिए स्पर्म को बनने के लिए उतना शरीर के, उस हाथी के शरीर का क्या है, टेम्परेचर है। इसलिए वहां पे क्या हो जाता है, शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण हो जाता है। अगर मान लो एक चीज बताया गया था आप लोगों को, ये भी मैंने पिछले बार बता दिया था कि किसी नर में अगर मान लो क्या होता है, वृषण कैंसर हो जाता है, कई पुरुषों में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या किया जाता है, यानी ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जब निकाल दिया जाएगा किसी भी पुरुष में, अगर मान लो कि अगर वृषण को निकाल दिया गया तो क्या हो जाएगा, वो जनन योग्य नहीं रहेगा, हाँ जीवित रह सकता है। तो मान लो कि शरीर से वृषण को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, आर्के डेकोटोमी कहा जाता है। आर्के डेकोटोमी कहा जाता है। वृषण को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, आर्को डेकोटोमी। अरे आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, जैसे मान लो महिलाओं के यूट्रस में क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो कैंसर हो जाता है तो महिलाओं का क्या कर दिया जाता है, जो गर्भाशय होता है उसी को काट कर निकाल दिया जाता है। तो इसको क्या कहता है, शरीर से अगर मान लो किसी महिला के ऑपरेशन द्वारा उसका क्या कर दिया गया, गर्भाशय को बाहर निकाल दिया गया, तो इसको क्या कहता है,
तो हिस्टेरोटॉमिक कहा जाता है। क्या कहता है? हिस्टेरोटॉमिक कहा जाता है। इसको कहीं नोट कर लेना आप लोग, इसलिए कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। शरीर से गर्भाशय को बाहर निकालना यानी अपने संकर के बाहर निकाल देने की क्रिया क्या कहलाता है? हिस्टेरोटॉमिक कहा जाता है। अगर मान लो कई महिलाओं के स्तन में भी क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो शरीर से स्तन को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेस्टेक्टोमी। क्या कहता है? मेस्टेक्टोमी। अब एक चीज देख लो, ये मैं यहां तक पढ़ा चुका हूं, उसको फिर रिपीट कर रहा हूं। जो लोग आज पहले दिन आए हैं उनके लिए थोड़ा सा। अब देखो, हाथी का आपने देख लिया कि हाथी के शरीर में क्या होता है? वृषण अंदर होता है। चमगादड़ देखे हो? चमगादड़ कैसा पंछी है? कैसा जीव है? स्तनधारी होता है। वह भी अपने बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाता है। तो चमगादड़ में क्या होता है? उसके शरीर में भी जो वृषण होता है वो क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। जब उसे जनन क्रिया में भाग लेना होता है, ध्यान से सुनो, इधर बताया जा रहा है कि चमगादड़ का जो वृषण होता है वह भी क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। और जब उसे जनन क्रिया में भाग लेना होता है उस समय उसका वृषण क्या होता है? शरीर से बाहर आ जाता है। और बाद में जब वह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पुनः वो क्या होता है? शरीर के अंदर चला जाता है ना। अलग एक चीज देखने को मिला कि चमगादड़ में क्या होता है बेटा? चमगादड़ में क्या बताया गया कि चमगादड़ में, ध्यान से सुनो, कि चमगादड़ के जब जो चमगादड़ का जो वृषण होता है वो उसके शरीर के अंदर होता है। जब उसे क्या करना होता है? जनन क्रिया में भाग लेना होता है तो वृषण शरीर से क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। और फिर जनन क्रिया पूरी हो जाती है, फिर पुनः वृषण क्या होता है? शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृषण के बारे में। पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको बता दूं। बताया गया कि वृषण जो होता है पुरुष में क्या होता है, यानी इसमें एक जोड़ी क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। यह एक जोड़ी वृषण जो है एक क्या होती है? थैलीनुमा संरचना में स्थित होती है। ये इसको क्या कहता है? थैलीनुमा संरचना को क्या कहता है? वृषण कोष कहा जाता है। इसको क्या कहता है? स्लिट कहा जाता है। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार के जो वृषण कोष होता है, ये एक विशेष प्रकार के क्या होता है? यानी जो त्वचा होता है उसी से बना होता है। इसमें क्या होता है? सिकुड़ने और फैलने का, यानी इसका देखना इस तरह का आकृति बना होता है। जैसे ये क्या होता है? जैसे एक दूसरे पे चिपका होता है और फिर जो है इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे मान लो कि टेम्परेचर, अगर शरीर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया और शुक्राणु का निर्माण करना है तो उस समय ये क्या होता है? फैल जाता है। फैल कर क्या हो जाता है? नीचे, शरीर से काफी नीचे आ जाता है ताकि वो गर्मी से क्या हो सके? बच सके। जाड़े के दिनों में जब टेम्परेचर क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, तो ये शरीर से टेम्परेचर लेने के लिए क्या होता है? शरीर से एकदम चिपक के छोटा हो जाता है। गर्मियों में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और जाड़े में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। यानी वो शरीर की गर्मी से क्या करता है? अपना टेम्परेचर लेता है। टेम्परेचर कम रहेगा तो भी स्पर्म नहीं बनेगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी स्पर्म नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि जो वृषण की आंतरिक संरचना होती है वह कैसे होती है। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम वृषण की आंतरिक संरचना को पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है? देखो, इसकी आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देती है। तो आप जानते हो कि जो वृषण होता है वो क्या होता है? नर का वृषण जो है एक आवरण में मिलता है। क्या होता है? एक आवरण में मिलता है, जिससे हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई क्या है? वृषण है। जैसे ये मान लिया गया ये क्या है? वृषण है। ठीक है। और ये जो वृषण है बेटा, वृषण जो है एक किस में मिलता है?
एक आवरण में मिलता है। देख रहे हो? तो जो ये आवरण मिल रहा है, इस आवरण को हम क्या कहते हैं? विषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विषण कोश। क्या कहते हैं? विषण कोश। विषण कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कोर्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? बताया जा रहा है कि जो वृषण होता है बेटा, वह क्या होता है? नर वृषण जो है एक आवरण में स्थित होता है। उस आवरण को हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। ये जो होता है, ये वृषण कोश और वृषण जो होता है बेटा, वह एक धागे से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? धागे से। देख रहे, मान लीजिए है ना, ये क्या होगा? यहाँ पर एक धागे से ऐसे जुड़ा होगा। क्या होगा? ऐसे एक धागे से जुड़ा होगा। वृषण कोश जो होता है, वह वृषण और वृषण कोश किससे जुड़ा होता है? एक धागे से जुड़ा होता है, जिसे गुबरनेक्यूलम कहते हैं। नोट कर लेना। क्या बताया गया? ध्यान से सुनो, संरचना को फिर ध्यान दो। बताया जा रहा है कि जो वृषण होता है, वह वृषण किस में स्थित होता है? एक आवरण में स्थित होता है, जिस आवरण को हम क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। यह वृषण और आवरण के बीच ये क्या होता है? एक धागे से जुड़ा होता है। क्या किससे जुड़ा होता है? धागे से। इस धागे को क्या कहते हैं? गुबरनेक्यूलम कहते हैं। गुबरनेक्यूलम कहते हैं। जब हम वृषण के अंदर से देखते हैं तो ये कुछ बटा हुआ सा भाग दिखाई देता है। ये छोटे छोटे खंडों में क्या होता है? बटा हुआ भाग दिखाई देता है। यानी अगर हम मान लेते हैं, ये आप अगर वृषण को के आंतरिक भाग को देखोगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। आपको कुछ ऐसे संरचना दिखाई देगा। ठीक है ना? और बना लो जितना बन जाए। इससे छोटे छोटे क्या होंगे? कच्चे दिखाई, जिसे वृषण पालिका कहा जाता है। ये जो छोटा छोटा भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा छोटा भाग क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे भागों में दिखाई दे रहा है। जैसे ट्रेन का डब्बा देखे हो, वो छोटे छोटे भागों में होता है ना, उसी प्रकार से ये भाग दिखाई देता है, जिससे हम क्या कहते हैं? क्या बताएगा? वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। तो इसको लिख लोगे, इसे हम क्या कहेंगे? वृषण पालिका। अगर कोई इसमें देखो एक एक परिभाषाएं मिलती जा रही हैं। वृषण कोश किसे कहते हैं? इसके बाद से हमने बता दिया गुबरनेक्यूलम किसे कहा जाता है? जो ये धागा से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? गुबरनेक्यूलम कहते हैं। अब जो है वृषण के अंदर जो है छोटी छोटी क्या होती हैं? यानी डब्बा नुमा क्या होता है? संरचना दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। ये क्या होता है? वृषण पालिका छोटे छोटे भागों में बटा होता है। ध्यान रखना, ये जो वृषण पालिका होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे भागों में बटा होता है। और एक वृषण के अंदर जो है बेटा, यहाँ लिख देते हैं कहीं, एक वृषण के अंदर जो है इनकी संख्या जो है, यानी वृषण पालिका की संख्या जो है 250 से लेकर 250 से लेकर 300 तक पाई जाती है। क्या बताया गया? एक वृषण के अंदर वृषण पालिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 250 से लेकर 300 होती है। इनके अंदर देखो, ये जो वृषण पालिका दिखाया गया, यानी एक वृषण के अंदर कितना बताया गया? एक वृषण के अंदर कितना बताया गया? वृषण पालिका 250 से लेकर 300। अब इन वृषण पालिकाओं में जो है
आपको यानी पतली पतली नलिकाएं दिखाई देती हैं। अब इसके अंदर जो है नलिकाएं पाई जाती हैं। जैसे अब इन मिश्र पलिकाओं के अंदर भी क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं जो है, जैसे मान लो यहाँ पर एक नलिका भी हो सकती है इस तरह से, या 2 भी हो सकती है, या 3 भी हो सकती है। यानी इन मिश्र पलिकाओं में नलिकाओं की संख्या, ध्यान से सुनो बेटा, बड़े इत्मीनान से मैं बहुत आराम से इसको पढ़ा रहा हूं ताकि आप एक कदम आसानी से समझ जाओ। बताया जा रहा है कि जो मिश्रण की आंतरिक संरचना देखी जाती है, तो आंतरिक संरचना में क्या बताया गया कि छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं? खंड दिखाई देते हैं। उन खंडों को हम क्या कहते हैं? मिश्रण पालिका। और एक मिश्रण में इन मिश्रण पालिकाओं की संख्या क्या होती है? 250 से लेकर 300 होती है। और ये भी बताया गया कि इनके अंदर जो है बेटा कि अब जो है इन प्रत्येक मिश्रण पालिकाओं में जो है एक नलिका भी पाई जा सकती है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं 1 से लेकर 3 क्या पाए जाते हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 1 से लेकर 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन नलिकाओं को शुक्रजनक वाहिका कहा जाता है। क्या कहता है? जो ये नलिकाएं दिखाई देती हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? शुक्रजनक वाहिका। शुक्रजनक वाहिका। बात समझ में आया? शुक्रजनक वाहिका कहा जाता है। आंतरिक संरचना समझ में आया? क्या समझ में आया? एक बार और ध्यान से सुनो, और सुनने के साथ ही इसे पूरा जो है याद करो। बायो जो है रट्टा मारने से काम नहीं चलता है, बायो को समझना पड़ता है। कोई चाहे कि हम रट्टा मार के बायो को तैयार कर लें तो बायो जो है तैयार नहीं होगा। आपको बताया जा रहा है कि जो मिश्रण की आंतरिक संरचना है वह कैसी होती है, ये अंदर से कैसे दिखाई देता है। तो आप देखो, जब मिश्रण को आंतरिक संरचना को देखा जाता है तो पहले तो आप जानते हो कि मिश्रण क्या होता है, किसके अंदर स्थित होता है। यानी मिश्रण एक आवरण में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण आवरण कहते हैं। और मिश्रण आवरण को और मिश्रण को एक धागा, ये क्या होता है? वो एक धागे से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसे हम गुबेल नेक्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुबेल नेक्यूलम कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये क्या है? यहाँ पे आपको धागा नुमा ये संरचना दिखाई दे रही है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? गुबेल नेक्यूलम कहते हैं। ठीक है ना। अब जब हम जो है मिश्रण के आंतरिक संरचना को देखते हैं तो आंतरिक संरचना में आप क्या पाओगे बेटा कि वो छोटे छोटे खंडों में, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, उसी तरह से ट्रेन का डब्बा अलग अलग खंडों में होता है कि नहीं होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है। वैसे ही छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। और इन छोटे छोटे खंडों को हम क्या कहते हैं? मिश्रण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण पालिका कहते हैं। अब एक मिश्रण के अंदर जो है मिश्रण पालिकाओं की संख्या जो है 250 से लेकर कितना तक पाया जाता है? 300 तक पाया जाता है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम ये बताएं कि प्रत्येक मिश्रण में जो है 1 से 3 का मतलब क्या है कि किसी मिश्रण पालिका में एक भी क्या हो सकती है? नलिका हो सकती है, या 2 भी हो सकती है, या 3 भी हो सकती है। इसलिए 1 से 3 क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्रजनक वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजनक वाहिका कहते हैं। यहां तक के कोई दिक्कत? तो अब हम देखते हैं कि ये शुक्रजनक नलिका क्या होती है। पहले हम शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में क्या करते हैं? देखते हैं। हमने देख लिया कि इनको क्या कहा जाता है, यानी शुक्रजनक नलिका कहा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रजनक नलिका क्या है। क्या देखते हैं? शुक्रजनक नलिका क्या है। मान लो यहां मान लेते हैं ये कोई क्या है? शुक्रजनक नलिका है। देख रहे हो, इसको हम क्या मान लेते हैं? ये कोई शुक्रजनक नलिका है। ये देखो
बताया जा रहा है कि मान लो ये कोई क्या है, शुक्रजनक नलिका है, जो दो, इसमें दो स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? दो स्तर पाए जाते हैं। एक ये है और एक ऐसे क्या होता है, ये इसके ऊपर एक स्तर होता है। देख रहे हो, ये क्या है, एक ऊपर स्तर दिखाई दे रहा है। इस स्तर को देख लो, कुछ इस तरह की क्या होती है, आकृति दिखाई देती है। ठीक है, क्या बताया गया कि यह एक क्या मान लिया गया, शुक्रजनक नलिका है। इसके कितने परत पाए जा रहे हैं, यानी कितने स्तर इसमें मिल रहे हैं? दो स्तर मिल रहे हैं। कितने स्तर मिल रहे हैं? दो स्तर। इस स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये जो आपको इस तरह का संरचना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कहता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये जो है, ये जो ट्यूनिका प्रोपेरिया है बेटा, ये करता क्या है? तो ये जो है इसके अंदरूनी भाग को, ये ऊपर वाला आवरण जो है, ये अंदरूनी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यानी ये अंदरूनी भाग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको अगर आप लिखना होगा तो लिख लेना, ये क्या करता है, या अंदरूनी भाग को या अंदर के भाग को क्या करता है? अंदरूनी भाग का क्या करता है? सुरक्षा करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके अंदर का जो भाग होता है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, ये बताया गया, ये इसके अंदरूनी भाग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो अंदर का जो भाग होता है, ये वाला स्तर देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बड़ी बड़ी कोशिकाओं से बना होता है। जैसे ये मान लो, ये बड़ी बड़ी कोशिकाओं से क्या हुआ है? बना हुआ है। ऐसे दिखाई दे रहा है, ये बड़ी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यानी जो बड़ी कोशिका होती है बेटा, ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ध्यान दो, ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिखाई दे रही है ना, इन बड़ी कोशिकाओं को सर्टोली कोशिका कहा जाता है। सर्टोली कोशिका। और इन बड़ी बड़ी कोशिकाओं के पास क्या होती है? कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ऐसे छोटी छोटी क्या पाई गई? कोशिकाएं पाई जा रही हैं। अब एक बार ध्यान से सुनते हैं। बताया गया, मान लिया गया ये क्या है? कोई शुक्रजनक नलिका है। क्या बताया गया? ध्यान से सुनो एक बार। बताया गया ये कोई शुक्रजनक नलिका है, जो कितने स्तर में बना है? दो। इसमें कितने स्तर पाए जा रहे हैं? दो स्तर। ऊपर वाले जो स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। और ये ट्यूनिका प्रोपेरिया क्या करता है बेटा? जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जो आंतरिक भाग जो स्तर मिल रहा है, ये आंतरिक स्तर जो मिल रहा है, ये क्या होता है? बड़ी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? बड़ी बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इन बड़ी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद से बताया गया कि इन सर्टोली कोशिकाओं के पास क्या होती है? छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी कोशिकाओं को नर जर्म कोशिका कहा जाता है। क्या करता है? नर जर्म कोशिका कहा जाता है। ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नर जर्म कोशिका कहते हैं। नर जर्म कोशिका।
जो नर जन्म कोशिका है, ये बताया गया कि जो छोटी छोटी क्या होती है कोशिकाएं, यानी सर्टोली के पास जो छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, नर जन्म कोशिका। ये नर जन्म कोशिका क्या करती है, आगे चलकर जब ये ही आगे बढ़ती है तो ये आगे बढ़कर क्या करती है, क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। बताया जा रहा है। बहुत आज कल गर्मी तो पागल बना दिया। अब ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पर यही आगे चलेंगे तो ये किसका निर्माण करेंगे बेटा, शुक्राणु का निर्माण। मान लो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, शुक्राणु का निर्माण कर रहा है। ये क्या है, शुक्राणु। इस तरह शुक्राणु का ये क्या कर रहा है, निर्माण करता है। अब ये शुक्राणु जो है बताया जा रहा है, एक बार फिर ध्यान सुनो, बताया गया ये क्या है, ये कोई शुक्रजनक नलिका है। और शुक्रजनक नलिका का जो ये दो स्तर में, ऊपर वाले स्तर को क्या कहा जाता है, ट्यूनिका प्रोपेरिया कहा जाता है। और ये क्या करता है, जो इसके आंतरिक भाग होते हैं उसे सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद से बताया गया जो आंतरिक भाग होता है, जो आंतरिक स्तर होता है, वो बड़ी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इस बड़ी कोशिका को हम क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्टोली। ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, सर्टोली कोशिका है। और इन सर्टोली कोशिकाओं के पास जो है छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, नरजन्म कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नरजन्म कोशिका। अब ये नरजन्म कोशिकाएं क्या करेंगी, आगे जब चलेंगी तो ये किसका निर्माण करेंगी, शुक्राणु का निर्माण करेंगी। ये क्या है, शुक्राणु है। अब ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु जो है सर्टोली कोशिकाओं के अंदर घुस जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये यहां से ये यहां पे क्या करेंगे, अब ये सर्टोली कोशिकाओं, ये जो सर्टोली कोशिकाएं है ना, इनके अंदर ये क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। कौन, शुक्राणु। और इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कौन करेगा, सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका का एक काम क्या मिल गया आपको, कि ये शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया, ध्यान से सुन लो। जो आपको परिभाषा इसी में आपको, जो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप लिख लेना। इसको बताया जा रहा है कि जो शुक्रजनक नलिका होती है वो दो स्तर की बनी होती है। कितने स्तर की बनी होती है, दो स्तर की बनी होती है। और दो स्तर जो होते हैं, जो ऊपर वाला स्तर होता है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं। और जो ये क्या करता है, इनको सुरक्षा, आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद से बताया गया जो ये अंदर वाला भाग होता है बेटा, ये जो अंदर वाला भाग दिख रहे हो, ये क्या होता है, बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इन बड़ी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका कहते हैं। अब सर्टोली कोशिका जो है के पास कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी कोशिकाओं को नरजन्म कोशिका कहते हैं। और ये नरजन्म कोशिकाएं क्या करती हैं, आगे चल के शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण करती हैं। और जब स्पर्म का निर्माण हो जाता है तो ये स्पर्म किस में प्रवेश कर जाते हैं, सर्टोली कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। और सर्टोली कोशिका उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब एक चीज समझो कि जो ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, मैंने केवल एक सर्टोली कोशिका का आपको क्या किया है, ये सर्टोली कोशिका है। ये जो शुक्रजनक नलिका है, ये शुक्रजनक नलिका डबल में बनाकर मैं एक ही बनाया था। तो अगर ऐसे यहाँ देखते हैं, जैसे ये क्या होगा, एक शुक्रजनक नलिका ये हो गया और एक शुक्रजनक नलिका ये हो गया। इनकी ये भी दो परत का होगा और ये भी क्या होगा, दो परत का होगा। यहाँ इसमें आप देख ही रहे हो, इसके ऊपर वाला ये परत आप देख ही रहे हो, इस तरह का परत होता है, बताया गया था। इसमें भी सेम वैसे परत होगा ना, देखो इसमें भी सेम उसी तरह का परत होगा। और ये क्या होंगे, छोटे छोटे खंडों में बटे होंगे सर्टोली में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच में, यानी जो शुक्रजनक नलिका होते हैं, इनके बीच में जो होता है, बताया जा रहा है आपको, क्या बताएगा कि ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं। अब इन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में जो है कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखना,
ये तो मैं बनाना चाहिए था डबल, लेकिन मैंने डबल नहीं बनाया, एक ही पे समझा दिया। तो ये जो होते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी क्या पाई जाती है, इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या पाया जाएगा, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाएगी। किनके बीच में, जो शुक्रजनक नलिका है, इन नलिकाओं के बीच में यहाँ पे क्या पाई जाती है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन छोटी छोटी कोशिकाओं को कहा जाता है लीडिंग कोशिका। क्या कहा जाता है, लीडिंग कोशिका कहा जाता है। आप नोट कर लेना, लीडिंग कोशिका। ठीक है बेटा, इसे लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है, और या तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो भी नोट करना है तो नोट कर लो। एक बताया गया कि लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका भी कहते हैं। अगर कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि लीडिंग कोशिका किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, ध्यान सुनो। शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में क्या होते हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया। अगर हम क्या करें, अगर इसी भाग को, देखो बताया जा रहा है यहाँ, ध्यान से देखो। अगर इसको हम क्या करें, अगर इसके काट को हम क्या करें, अगर अध्ययन करें, तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ठीक है ना। आपको अभी बताया गया कि जो दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में जो ये क्या होता है, कोशिकाएं दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। आप देख रहे हो ना, ये दोनों के बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु का, ये शुक्राणु है, और यहाँ पर शुक्राणु का जन्म कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। और ये वाले जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सर्टोली कोशिका है। ठीक है ना। ये तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब हम आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, यानी जो नर होता है, नर के अंदर जो है, नर युग्मक का निर्माण कब से स्टार्ट होता है। यमन होगा जब 12 से 14 साल का होगा, उसके मस्तिष्क से क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा, वह किसके पास भेजेगा, किसके पास भेजेगा, पीयूष ग्रंथि के पास भेजेगा। और पीयूष ग्रंथि क्या करेगा, ये दो प्रकार के हार्मोन्स को स्राव करेगा। एक क्या होगा LH और दूसरा क्या होगा FSR। अब जो है LH हार्मोन्स किसके पास भेजेगा, वृषण के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, यानी ये हार्मोन्स कहाँ जाएगा, वृषण। और वृषण के पास जाकर ये लीडिंग कोशिकाओं को, ध्यान रखना, वृषण के पास जाएगा तो क्या करेगा, जो लीडिंग कोशिकाएं, ये लीडिंग कोशिकाएं हैं, और इन लीडिंग कोशिकाओं को या इसको अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। ये क्या करेगा, ये इनको प्रेरित करेगा। तो यहाँ से एक हार्मोन्स निकलेगा। क्या निकलेगा, हार्मोन्स। यहाँ जो है एक हार्मोन्स होता है एंड्रोजन। कौन होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। और ये हार्मोन्स निकलता है। अब चूंकि एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है एक समूह में होता है, इसलिए इसको पुंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंजन भी कहा जाता है। अब इसमें से, इस पुंजन हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स निकलेगा जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वह जो है, जो नर होता है उसके अंदर यौना अवस्था प्रारंभ कर देता है, यानी उस समय से यौना आरंभ में आ जाता है। यानी उस समय उसके अंदर क्या होती है, उसके शरीर में कुछ अचानक सा परिवर्तन आने लगता है। पहला परिवर्तन क्या आता है कि उसकी आवाज़ भारी होने लगती है। क्या होने लगती है, भारी हो जाती है। दूसरा जो है, उसके दाढ़ी मोछ निकलने लगते हैं। तीसरा जो है, जनन अंगों पर क्या होता है, बाल उगना चालू हो जाता है। उसके मांसपेशियों में क्या होने लगता है, थोड़ा सा उसका शरीर चौड़ा होने लगता है। मांसपेशियां क्या होती हैं, ज़्यादा फैलने लगती हैं। उसके अंदर अकड़ आने लगता है। देखना, जैसे आवाज़ भारी होगा। और कई बार ऐसा होता है कि इस उम्र में बच्चे जो हैं शरीर में बहुत तेज़ी से विकास होता है, और उस समय बच्चे जो हैं ज़्यादा शरारत करते हैं। वह किसी को समझते नहीं है, अचानक एक अलग से शक्ति आ जाती है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करेगा कि उनके अंदर
शुक्राणु का निर्माण करना प्रारंभ करेगा। और जैसे शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ होगा तो उनके अंदर इसी हार्मोन्स के कारण जो है विपरीत लिंग के तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा। यानी लड़का जो है किधर, लड़कियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगेगा। ठीक है ना। तो ये किस उम्र में होता है, 12 से 14। और किसके कारण होता है, हार्मोन। वो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है ना। यौन आरंभ क्या होता है, समझ में आ गया। सीधी सी बात है कि जब बच्चे 12 से 14 वर्ष की उम्र में होते हैं तो उनके शरीर के अंदर क्या होता है, एक प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जिस हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से उनके शरीर में क्या होता है, बहुत सारा बदलाव होता है और उसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। ठीक है ना। ये आपको बता दिया गया। अब एक चीज पढ़ना है, सहायक नलिका। सहायक नलिका क्या है, देखो बताया जा रहा है। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं क्या है, तो आप देखते हो अभी आपने देखा था वृषण के बारे में, तो वृषण के अंदर क्या पाई जा रही थी, क्या पाई जा रही थी, पालिकाएं पाई जा रही थी। उन पालिकाओं के अंदर जो है, ये जो पालिकाएं होती हैं, इनका जो ये देख रहे हो छोर, ये आकर नीचे क्या हो जाता है, एक जगह सारे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, जिससे एक जालनुमा संरचना बन जाती है। क्या बन जाती है, जालनुमा संरचना बन जाती है, जिसे वृषण जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृषण जालिका। और ये देख रहे हो भाई, सीधी सी बात है कि वृषण कहाँ होता है, एक आवरण में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इन जालिकाओं से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। बताया जा रहा है कि जो ये होते हैं ना, अब इनसे जो है ना कि जाल, ये आपने देखा कि यहाँ पे जाल में हुआ, अब इनसे क्या होती है, छोटी छोटी ऐसे क्या होती है, नलिकाएं निकलती हैं। क्या होती हैं, नलिकाएं निकलती हैं। ये देख रहे हो, ये नलिकाएं निकली हुई हैं। और ये नलिकाएं जो है वृषण कोश के अंदर ही रहती है, ज्यादा बाहर नहीं जाती है, ये आगे जाती है। ये क्या होती है, ये जो नलिकाएं निकलती हैं किससे, जो वृषण नलिका है, वृषण नलिका से क्या होती हैं, छोटी छोटी क्या निकलती हैं, नलिकाएं निकलती हैं। इन्हें कहा जाता है शुक्रवाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन नलिकाओं को क्या कहता है, शुक्रवाहिका कहा जाता है। कहीं लिख लेना, इनको क्या कहता है, शुक्रवाहिका। ये आगे जाकर जो है, ये यहां से आगे जाकर एक बड़ी नलिका में क्या होती है, खुलती है। कौन, जो ये छोटी छोटी नलिकाएं बनी है, इन नलिकाओं का नाम क्या दिया गया है, शुक्रवाहिनी। और ये आगे जाकर बताया जा रहा है एक बड़ी नलिका में क्या होती है, खुलती है। यानी बाहर एक बड़ी नलिका में खुलती है। तो ये भी बाहर कहां बड़ी नलिका में खुलती है बेटा, यानी इस, अब बाहर का मतलब ये नहीं कि शरीर से बाहर नहीं निकल जाती है। जो वृषण कोश होता है, वृषण कोश में एक यहाँ ऐसे बड़ा सा क्या होता है, बताया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो एक बड़ा सा नलिका होती है। इसी नलिका में क्या होते हैं, जाकर यहाँ पे निकल जाते हैं। और इस नलिका को बोला जाता है अधिवृषण। क्या बोला जाता है, अधिवृषण बोला जाता है। नोट कर लेना, देख रहे हो यहाँ पे जिसे क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। एपिडर्मिस। अब ये क्या करती हैं, ये जो वृषण होता है बेटा, ये वृषण जो है, ये वृषण जो है एक पतली नलिका से, यानी जो ये अधिवृषण होता है, क्या होता है, अधिवृषण। ये देख रहे हैं ना, ये एक बड़ा सा क्या होता है, नलिका होता है। ये क्या होता है, ये बड़ा सा नलिका होता है। और ये यहां से जाकर क्या होता है, यहां से एक पतली नलिका के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर जाकर खुलता है। किससे जाकर बाहर खुलता है, जिसे शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रवाहक नलिका।
ध्यान देना, समझो यहाँ पे पहले इसको एक बार समझ लीजिए, बाकी इसमें बहुत वो नहीं करना है बेटा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सहायक नलिकाओं। तो बताया गया इधर देखो, सब लिखना बंद करो, पहले समझो, क्योंकि जब ये आपको बातें समझ में आ जाएंगी तो ये खुद ही आप लिख लोगे। बताया जा रहा है जो वृषण होता है, तो वृषण के अंदर, वृषण तो एक कोष में होता है। वृषण कहाँ होता है? एक आवरण के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। अब ये जो वृषण देखोगे तो वृषण क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? पालिकाओं में बटा हुआ होता है। और ये पालिकाएं जो हैं, इनकी जो ये ऊपर नहीं, ऊपर तो ये बंद है, ये नीचे की तरफ क्या होती हैं? आगे बढ़ती हैं। इनके जो ये नीचे वाला भाग है ना, जो आधार जो नीचे वाला भाग है, ये आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़कर एक दूसरे में क्या हो जाता है? मिल जाता है, जिससे जालनुमा संरचना बन जाती है। कैसे संरचना बन जाती है? जालनुमा संरचना बन जाती है। और इस जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? इस जालनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? वृषण जालिका कहते हैं। अब इस वृषण जालिका से क्या होता है बेटा? बताया गया कि इस वृषण जालिका से छोटी छोटी क्या होती है? नलिकाएं निकलती हैं। देख रहे हो, ये छोटी छोटी क्या होती हैं? नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहिका कहते हैं। ठीक है ना। अब ये नलिकाएं जो हैं, आगे जाकर एक बड़ी नलिका में से क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। किससे मिल जाती हैं? यानी जिसे हम क्या कहते हैं? जो बड़ी नलिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये भी वृषण कोष किसके अंदर होता है? इस आवरण के अंदर ही होता है। किस आवरण के? जो वृषण कोष होता है उसी के अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, यानी अधिवृषण होता है। तो ये जाकर उसमें मिल जाती है। अब ये अधिवृषण क्या करते हैं बेटा? यहाँ से एक पतली सी नली निकली होती है, पतली नलिका निकली होती है, जो वृषण कोष से बाहर जाके निकलती है। यही जो है, यहाँ तक तो जितनी घटनाएं हो रही थी सब वृषण के अंदर हो रही थी। अब यहाँ से देख रहे हो, ये जो नलिका निकली हुई है, ये वृषण कोष से क्या हुई है? बाहर निकल गई है। और ये बाहर निकली है तो इसको हम क्या कहते हैं? शुक्र वाहक नलिका कहते हैं। यही शुक्राणुओं को क्या करता है? बाहर ले जाने का करता है। ठीक है ना। अगले दिन जो है आपको जो है फिर एक स्ट्रक्चर है उसको बता के पढ़ाया जाएगा। ठीक है।